नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। शिलान्यास के दौरान साजिश का खुलासा हुआ है। पीएफआई का पूर्व सदस्य गिरफ्तार, 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का इन पर आरोप है। बहराइच पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। पीएफआई का नाम बदलकर एसडीपीआई किया। शिलान्यास के दौरान भड़काऊ पोस्ट की गई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले गए ताकि माहौल खराब हो। तो शिलान्यास के दौरान साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को एक सूचना मिली थी कि जरवल कस्बे में हीरा मस्जिद के बगल में डॉक्टर अलीम की क्लिनिक है। वहाँ पर कुछ लोग बैठ करके सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता को विघटित करने वाले चित्रों, आलेखों और संदेशों का व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए मोबाइल के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहाँ पर जा कर के रेड की और वहाँ पर डॉक्टर अलीम और उनके सहयोगी साहिब आलम और कमरुद्दीन 3 व्यक्ति मिले। उनके मोबाइल में इस तरह के संदेश जो कि भड़काऊ संदेश थे और चित्र थे वो, इसमें साहिब आलम पीएफआई का एक पूर्व पदाधिकारी रहा है जो कि इस समय एसडीपीआई के मीडिया प्रभारी के रूप में यहाँ काम कर रहा है। और नीलू हमारे साथ जुड़ रही है। नीलू, ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। किस तरह से माहौल खराब किया जाए? सोशल मीडिया का जो है सहारा लेने से भी नहीं चूकते। अमूमन हम देखते हैं कि माहौल खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर खास तौर से ये फोकस करते हैं। बिल्कुल, पीएफआई की बात की जाए जीनत, तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब पीएफआई ने इस तरह से नफरत भरी किसी तरह का कोई पोस्ट किया हो या नफरत फैलाने की कोशिश की गई हो। इससे पहले आज तो बहराइच का मामला है, राम मंदिर का निर्माण और शिलान्यास की बात जिस तरह से सामने आ रही थी, उस दिन भी कुछ इस तरह के पोस्ट प्रसारित किए गए थे पीएफआई के वेबसाइट से, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब इनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो पीएफआई यहां पर बेहद सक्रिय रहा है। जब सीए और एनआरसी का मामला उठा था उस वक्त भी हमने देखा था कि पीएफआई की तरफ से पोस्ट किए गए थे, नफरत फैलाने वाले ये पोस्ट थे। तब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार कोशिश की थी कि इस पर बैन लगाया जाए और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक लेटर भी लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि जो इनकी संलिप्तता है कुछ इस तरह से है, नफरत फैलाने वाले ये भड़काऊ पोस्ट जारी करते हैं जिससे लोग भड़कते हैं। अब जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो लगातार पीएफआई पर नजर बनाए हुए हैं और कोशिश यही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीएफआई सक्रिय हुआ, सीए और एनआरसी के वक्त में भी हमने हिंसक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखा था। कुछ गिरफ्तारियां उस समय हुई थी और कहा यह जा रहा था कि जो पीएफआई है उसका कहीं ना कहीं संबंध सिमी से है। इसलिए उत्तर प्रदेश के जो गृह मंत्रालय था उसने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक रिकमेंडेशन लेटर मिला था कि जल्द से जल्द। मैं आपके पास आऊंगी। और इनकी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठते हैं कई बार कि इन्हें फंडिंग कहां से हो रही है। आपने सिमी का जिक्र किया और भी कई संगठन हैं जिनसे जुड़े हुए हैं, ऐसी भी जानकारी आती है। अखिलेश भी हमारे साथ हैं। अखिलेश, भड़काऊ पोस्ट करते हैं, हालांकि अब जो है प्रशासन काफी एक्टिव हो गया है, लेकिन किस तरह से इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, एक बार बारीकी से बताइएगा। नीलू, बताऊं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहराइच से बड़ी खबर है, जहां पे एक पीएफआई का पूर्व जो पदाधिकारी है, एजेंट है। हालांकि पीएफआई जो संगठन है वो बैन सरकार ने कर दिया है। जब राम मंदिर निर्माण अयोध्या में जब शिलान्यास चल रहा था उस समय जरवल थाना क्षेत्र में 3 वर्ग जो थे, जो जिसमें पीएफआई का एक पूर्व एजेंट भी है, वो एक भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें जो है जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे, धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस ने छापेमारी की तो पकड़ा उन लोगों को, तो बात सामने आई कि जो है एक पीएफआई का पूर्व एजेंट है और 2 स्थानीय लोग हैं जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हैं। आपको बता दें कि बहराइच पुलिस ने भी माना है कि जो पीएफआई जो पूर्व का ये संगठन था जो अब प्रतिबंधित हो चुका है, उसने एक नया रूप ले लिया है बहराइच में, जिसका नाम है एसडीपीआई। बहराइच एसपी ने माना है कि जो एसडीपीआई संगठन है इसके तार जो है केरल से जुड़े हुए हैं और ये पीएफआई का दूसरा रूप है। तो अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के लिए बिल्कुल सतर्कता का अब विषय बन चुका है, क्योंकि पीएफआई की जो बैन हो चुका है। अब लोग उसको जो उस टाइप के लोग हैं जो इस जो गतिविधियों में शामिल रहते हैं, अब हम नए संगठन नए नाम से संगठन बना रहे हैं। और ठीक है, इन्होंने नाम बदल लिया लेकिन इनके जो मंशा है वो तो नहीं बदली है। तो किसी तरह का कोई प्रतिबंध या फिर मॉनिटरिंग बहुत सख्त कर दी गई हो, कुछ ऐसे स्टेप उठाए गए हैं क्या?
नीलू बता दूं कि लगातार जो मॉनिटरिंग हो रही थी 2 दिन पहले से, शिलान्यास से 2 दिन पहले से सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही थी बहराइच पुलिस द्वारा, उसी के तहत ही कार्रवाई हुई है और 3 युवक जो पकड़े गए हैं तीनों को जेल भेज दिया गया है। हालांकि अब बहराइच पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द है कि इस तरीके के जो संगठन बनाए जा रहे हैं ये सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं एक्टिव हैं। अब इनको एक कवायद शुरू की जा रही है। बहराइच एसपी द्वारा एक इसका सेल का गठन किया गया है, मीडिया सेल का, जिनके द्वारा अब ये निगरानी रखी जाए कि बहराइच में ऐसे कितने जो ग्रुप हैं जो चल रहे हैं जिनमें इस तरह की भावनाएं, जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। बिल्कुल, ये जरूरी भी है। नीलू, जैसे आप बात भी कर रही थी फंडिंग को लेकर भी, जैसे सिमी से कनेक्शन का जिक्र हो रहा था, मैं आपके पास आती हूँ अखिलेश। इनको फंडिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर पहले भी बात हुई, जब हम चाहे एनआरसी का जिक्र करें, सीए का जिक्र करें, उस दौरान भी। बिल्कुल, फंडिंग की जहां तक बात है और सिमी से कनेक्शन की बात है, सीए को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ था और जिस समय जो भी चीजें पोस्ट की गई थी पीएफआई के सोशल मीडिया से या फिर उनके लॉगिन से जो पोस्ट की गई थी चीजें, उसमें से कुछ ऐसी पोस्ट थी जिसको कि आपत्तिजनक बताया गया था और भड़काऊ बताया गया था। इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। आज भी बहराइच में जिस तरह से ये खबर आई है 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो उन सबको लेकर जो कंटेंट बरामद इनके पास से किए गए थे, जो सीडी थे या कुछ कागजात थे, उसमें साफ तौर से कुछ चीजें ऐसी सामने आई थी। उत्तर प्रदेश सरकार जब इसकी जांच कर रही थी तो उसमें सिमी से कनेक्शन की बात हो रही थी। अगर पीएफआई की बात की जाए जीनत, तो 2006 में ये फॉर्म हुआ था, दिल्ली इसका मुख्यालय है, लेकिन आज जिस तरह से बात हो रही, करीब करीब 11-12 राज्यों में इसने अपना जाल फैला रखा है। यहां से जो पीएफआई है वो ऑपरेट करती है। तो फंडिंग की जहां तक बात है, सिमी से इसका कनेक्शन है, वो जांच के दायरे में है और लगातार इसको लेकर जांच चल रही है और किस तरह से इसको जल्द से जल्द प्रतिबंध किया जाए, क्योंकि हर एक मामले पर जब भी कुछ इस तरह की बात आती है, अभी राम मंदिर की बात आई, उसको लेकर इस तरह से आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया गया, फिर सीए एनआरसी को लेकर भी आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था, तो इस पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की भी नजर है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी नजर है। बिल्कुल नजर है। और ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं? एक ऐसा संगठन जो सवालों के घेरे में रहता है, उसके हिडन एजेंडाज हमें समझ में आते हैं, उसकी फंडिंग सवालों के घेरे में रहती है और वो सक्सेसफुल हो जाता है आपत्तिजनक पोस्ट करने में, भड़काऊ पोस्ट करने में। क्या स्टेप अब उठाए जा रहे हैं? देखिए, 22 शहरों में सीए एनआरसी के जब विरोध प्रदर्शन हुआ था, हिंसा आगजनी हुई थी, उस वक्त भी पीएफआई का नाम सामने आया था। पीएफआई के कई पदाधिकारी खुद लखनऊ से गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। उनमें से कुछ लोगों की जमानत भी हो चुकी है। तो उनका एक ऐसा संगठन है जो उनके अंडरग्राउंड वर्कर हैं, वो लगातार काम करते रहते हैं। कुछ सामने आई ये भी बातें आई है कि स्लीपर सेल के भी वो कनेक्शन में रहते हैं और ऐसा मौका ढूंढते रहते हैं जहां पर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोगों में उन्माद पैदा किया जाए। तो जब ये मौका भूमि पूजन का था, उस वक्त मौके का फायदा उठाया ये पीएफआई के 3 लोग जो बहराइच से गिरफ्तार हुए। इन्होंने आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट और पोस्टर्स ऐसे पब्लिक किए जिसकी वजह से उन्माद फैल सकता था, कोई घटना घट सकती थी, लेकिन खुफिया भी मजबूत थी, लिहाजा इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल तो भेजा गया है। लेकिन एक बात अभी भी साबित हो जाती है कि पीएफआई का संगठन अब भी काम कर रहा है पूरे देश में और प्रदेश में। सरकार ने सीए बिल्कुल, लेकिन अब जो है सरकार ठीक, लेकिन अब सरकार और सख्ती के साथ निगरानी करे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर, आगरा में बिजली विभाग के संविदा कर्मी की बात करेंगे। करंट लगने से वो झुलस गया, इसके बाद गुस्साए लोगों ने बिजली घर में जमकर हंगामा किया है और कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी है। मामला बरहन इलाके का है, जहां संविदा कर्मी बिजली का तार ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ा था, तभी अचानक तारों में करंट आ गया जिससे वो झुलस गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि शटडाउन के बावजूद तार में करंट सप्लाई कर दिया गया और इसी वजह से व्यक्ति को करंट लगता है और वो झुलसता है। थाने पे ले जाके छोड़ देंगे। थाने पे ले जाके छोड़ देंगे। आगरा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थाने में घुसकर हंगामा किया है। दारोगा से हुए विवाद के बाद भाजपाइयों ने जमकर नारेबाजी की और सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ाई। पूरा मामला थाना पिनाहट क्षेत्र का है, जहां पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता का आरोप है कि थाने में तैनात एक दारोगा ने मामूली बात पर उसे थप्पड़ मार दिया। सड़क के किनारे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता झुंड बनाकर खड़े हुए थे। दारोगा ने जब उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया तो उन्हें बुरा लग गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दारोगा ने सरेआम एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा था। इसी बात को लेकर भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता थाने में घुस आए, जमकर नारेबाजी करने लगे।
सोशल डिस्टेंसिंग तो जैसे उन्हें मालूम ही नहीं थी। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी थाने पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत किया। तो यहाँ पे थाने के अंदर जमकर हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का झुंड था जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था, न मास्क था, किसी तरह के नियम कायदे कानून। हम सबको मालूम है कोरोना काल चल रहा है। एक पुलिसकर्मी उन्हें समझाता है, लेकिन ये बात तो मानो अहम पर आ जाती है और फिर विवाद शुरू कर देते हैं। आरिफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आरिफ, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप बदतमीजी करें, बदमिजाजी करें, रोड सड़क झुंड बना के खड़े हो, और अगर आपको रोका जाए तो आप थाने में आके हुड़दंग मचाएं। देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार आगरा में ऐसा हो चुका है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई और उसका नतीजा ये हुआ कि उनके परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए, आगरा में विधायक हैं योगेंद्र उपाध्याय, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाई और उनका आज पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है और सब क्वारंटीन हो रखे हैं। और इसी तरह से रात में जिस तरह से थाना पिनाहाट में जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, तो साफ तौर पर आप देख सकती हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव उसमें निकलकर कोई शख्स आ गया तो आप सोचिए पूरा थाना क्वारंटीन होगा। इसके अलावा कम से कम 200 परिवार ऐसे होंगे जिनको क्वारंटीन होना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि इस महामारी में इस तरह से प्रदर्शन करना, भले ही गलती अगर दरोगा की है तो बड़े अधिकारियों को शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से प्रदर्शन करना, हंगामा करना इस कोरोना काल में किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो बात यह है कि अगर कोई भी एक शख्स इसमें निकला तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे और शायद इनको किसी तरह का कोई ख्याल नहीं है कि कोरोना काल चल रहा है, फिलहाल बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती है जो नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। नोएडा की बात करेंगे। बिसरा क्षेत्र के इटेड़ा गोल चक्कर के पास देर रात को दुकानों में आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पल भर में होप अप्लायंसेस की जो दुकान थी वो खाक हो गई, जिसमें लाखों का सामान जल गया है। खबर पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी फिलहाल ये तो साफ नहीं हो पाया है। उधर रुद्रप्रयाग में बांसवाड़ा के पास गीता कुटीर आश्रम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। आश्रम में कई बिल्डिंग इस आग की भेंट चढ़ गई हैं, उसमें रखा लाखों का सामान स्वाहा हो गया। स्थानीय लोगों को आग पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी, हालांकि बाद में बारिश की वजह से आग रुक पाई। हरदोई में सर्विलांस सेल की टीम की मदद से कोतवाली देहात पुलिस ने 5 शातु लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूट के 3 मोबाइल फोन, लगभग 6000 रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। किनारे ट्रकों से जो रोड के किनारे ट्रकें थी उनसे रोक करके मारपीट करके मोबाइल और पैसे छीनने की एक गैंग है। इनके द्वारा शाहबाद और कोतवाली देहात में पूर्व में 3 घटनाएं की गई हैं, जिस पर पुलिस ने आज रात में इनको गिरफ्तार किया है। इनके गिरफ्तार करके इनके पास से पैसे और मोबाइल बरामद हुए हैं और पुलिस द्वारा ये बहुत अच्छा काम किया गया है। इस कारण पुलिस अधीक्षक द्वारा इस टीम को 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। उधर औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रजनीश पांडे द्वारा हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में रजनीश पांडे राइफल से कई राउंड फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने असलहा भी बरामद कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी हैं। रजनीश पांडे, सन ऑफ श्री हरिनारायण पांडे, विद्यानगर, अजीतमल, इनके द्वारा हर्ष फायरिंग की गई है। अभियोग इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं में करा दी गई है और शस्त्र बरामदगी के लिए साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। उधर बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में हथियार का प्रदर्शन करते हुए युवक का फोटो वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में अंकित नाम का युवक हाथ में 2 अवैध बंदूक लेकर प्रदर्शन कर रहा है। फोटो वायरल होने के बाद छपरौली ब्लॉक प्रमुख पति ने पुलिस से मामले की शिकायत की है और आरोपी की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ यह आरोपी। गांव में ब्रिजपाल प्रमुख के भतीजे अंकित के
फोटो कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जिसमें अवैध शर्त। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैडम, ये तो जादू की बौछार एविडेंस बेस के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका।
हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हरे ना जाना कुछ बता रहे हैं। मंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बागपत में धर्म की दीवारों को तोड़कर एक प्रेमी जोड़े ने शादी तो कर ली, लेकिन अब उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। हमें बचा लो, अपनों से जान का खतरा। प्रेमी जोड़े ने लगाई सुरक्षा की गुहार। एक दूसरे को देखकर खिलखिलाते ये हैं मनीष और साहिन। इन दोनों ने दुनिया की परवाह किए बगैर धर्म की दीवारें तोड़कर शादी कर ली। लड़का मनीष हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता तो लड़की मुस्लिम धर्म से। इस शादी से ये लोग तो खुश हैं, लेकिन लड़की के घर वाले नाराज हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे। साहिन है विराड़ की है, मैंने से शादी करी, उसके घर वाले परेशान कर रहे हैं। मेरे घर वालों की रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरे घर वालों को, मेरी भी। और लोग तो किस चीज़ का दबाव बना रहे हैं? भाई यही कह हमारी लड़की लाकर दे दो, गांव में भी यही कह रहे जाएगा हमारे। लड़की के घर वालों की धमकी से डरे प्रेमी युगल पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे। पुलिस सुरक्षा देने की बात भी कह रही है। रमाला में एक प्रेमी युगल ने अपने शादी होने का और उसका दावा किया है और कोर्ट में ये लोग पेश हुए हैं और उन्होंने सुरक्षा के लिए कहा है, उनको आवश्यक सुरक्षा दी जाएगी। दोनों ने कोर्ट में शादी की है। पुलिस से सुरक्षा का आश्वासन भी मिला है, लेकिन बावजूद इसके ये लोग डरे हुए हैं। देखना है जब दोनों मीडिया के सामने भी आ गए हैं तो लड़की के घर वालों का रुख बदलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।